नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है ओटीएस। एक लंबे संघर्ष और विवाद के बाद आखिरकार नीट का काउंसलिंग का वक्त आ गया है। अब काउंसलिंग का वक्त है और काउंसलिंग के बाद एडमिशन प्रोसेस होगा, एडमिशन एडमिशन होंगे। आपको पता होगा कि इस पूरे नीट मामले में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इस बार के नीट एग्जाम से नाखुश रहे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बावजूद भी बहुत से छात्र हैं जो अपनी आक्रोश को, अपने दुख को कैमरे के सामने या फिर समाज में दुख जाहिर की। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आज ही एक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक सिस्टमेटिक फेल्योर नहीं था। सिस्टमेटिक तौर पे जो है, व्यापक तौर पे जो है सो इसका जो है पेपर लीक का मामला नहीं था। खैर, अब हम आगे बढ़ रहे हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेके कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग में क्या कुछ होता है, यानी कि काउंसलिंग से जुड़ी हुई उन तमाम बातों को हम जानेंगे। जो स्टूडेंट्स इस बार एडमिशन लेने वाले हैं, जिनका काउंसलिंग होने वाला है, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल सके। और इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, पूरे काउंसलिंग की A to Z बात को बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहराइच मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी से आज हम समझेंगे इस काउंसलिंग का पूरे प्रोसेस के बारे में कि क्या कुछ होता है इस काउंसलिंग में। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओटीएस पर। थैंक यू सर। एमसीसी की वेबसाइट पर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। अब छात्रों को आगे क्या करना होगा इस काउंसलिंग में, ये क्या कुछ होता है, थोड़ा इसे आप समझाइए विस्तार से, सरल भाषा में। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है, तो काउंसलिंग का शेड्यूल तो जारी हो चुका है, लेकिन जो काउंसलिंग स्टार्ट है वो 14 अगस्त से स्टार्ट है। ठीक है, तो उसमें पहले क्या कहते हैं, एमसीसी सीट मैट्रिक्स अपलोड करेगा कि किस कॉलेज से कितनी सीट्स हैं, ठीक है, और कितनी एमबीबीएस की हैं, कितनी बीडीएस की हैं, ये सारी चीज़ें अपलोड करता है। फिर उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन यानी कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप उस एलिजिबल हो गए कि आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि कॉलेज चूज कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको चुनना है अपनी काउंसलिंग के लिए, कौन सा नहीं। ठीक है, ये सब करना पड़ेगा। और उसके बाद जब चॉइस आप लॉक कर देंगे, इसके साथ रजिस्ट्रेशन का फीस का पेमेंट भी करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक कर देंगे, जो भी एक कॉलेज आपने चूज किए होंगे कि हमें ये कॉलेज चाहिए, ये प्रेफरेंस हमारा है, तो उसमें फिर जब चॉइस लॉक हो जाता है तो उसके बाद फिर कॉलेज अलॉट होता है। यानी कि कॉलेज अलॉट होगा, यानी कि आपको सीट मिल जाएगी अगर आपकी रैंक पे मिलती होगी तो फिर जब सीट अलॉट हो जाती है फिर उसके बाद रिजल्ट पब्लिश होता है। तो उसके बाद रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी कि आप इस डेट से इस डेट के बीच उस कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए। बस ये नॉर्मल सी प्रोसेस है, यही सारे राउंड में फॉलो होती है। बस राउंड का डेट अलग होगा, बस इतना ही चीज़ें होती हैं नॉर्मल। तो बाकी अब इसमें डाटा कलेक्ट करने में थोड़ी इशू आता है काफ़ी स्टूडेंट को। इस काउंसलिंग प्रक्रिया में जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखने की जो बात है वो क्या क्या है, क्या चीज ध्यान रखा जाए स्टूडेंट्स की ओर से? अगर देखो ध्यान रखने की बात है तो ध्यान तो इसमें ऐसा कहें तो हर स्टेप पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो हर चीज़ का एक फिक्स टाइम होता है, अगर उस टाइम के बाद आपने किया तो कुछ मतलब नहीं है। अगर जैसे रजिस्ट्रेशन है तो उसकी भी एक फिक्स डेट होती है, उसमें ही आपको करना पड़ेगा। और उसका पेमेंट का भी एक फिक्स डेट होता है, उसी में करना पड़ता है। इसके साथ साथ चॉइस फिलिंग के बाद ऐसा ऑप्शन भी होता है कि चॉइस लॉकिंग के लिए सिर्फ 8 घंटे मिलते हैं, आपको उन्हीं 8 घंटों में करना होगा। अगर उसके बाद आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। ये ऑल इंडिया में होता है। अगर अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो स्टेट में ये होता है कि उसमें चॉइस लॉक ही नहीं होती, तो फिर आप उस राउंड में आपको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं होता है। तो ये चीज़ें मतलब चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और एक स्टेप ये भी है कि सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है। तो सिक्योरिटी मनी जैसे अगर आप लास्ट डेट के लिए बैठे रहते हैं तो कई बार सर्वर में इशू आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि मान लीजिए जिस दिन सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की डेट आई तो आप उसी दिन कर लो, लास्ट डेट के लिए मत बैठे रहो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप बताएं कि किसी वजह से जो है अगर आप लेट करते हैं तो आपका जो है वो कॉलेज सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है, ऐसा ना? हाँ हाँ, अच्छा। मतलब ऐसा हो भी जा, कुछ बच्चों के साथ हो भी जाता है। कुछ बच्चों का ऐसा है कि मान लीजिए लास्ट टाइम तक उनकी जो क्या कहते हैं पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उनको चॉइस फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। पिछले क्योंकि मेरे टाइम मैंने अपनी काउंसलिंग खुद की थी, तो ये इशू कुछ लोगों के साथ हुआ भी था। और यहाँ तक कि मेरी भी जो सिक्योरिटी मनी जबकि मैंने तो पहले जमा कर दी थी 1 दिन पहले, लेकिन फिर भी थोड़ा पेमेंट लेट सक्सेसफुल हुआ था इस वजह से, लेकिन हो गया था। लेकिन ये है कि अगर आप जल्दी कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। जब इस तरह का पेंच फंसे तो फिर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जिससे कि सहूलियत हो उनको? इसमें
इसमें ये है कि जैसे यूपीडीजीएमई का हेल्पलाइन नंबर दिया है, इसके साथ साथ अभी देखो यूपी की अगर काउंसलिंग की बात करें तो यूपी में जैसे एसबीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इनके भी हेल्पलाइन नंबर दे दिए हैं, अगर क्योंकि इन्हीं में पेमेंट जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्प ले सकते हैं। और जी। साथ साथ ऑल इंडिया की काउंसलिंग में भी हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं और ईमेल आईडी ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, एक कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर कीजिए। जो स्टूडेंट्स होंगे, जैसे आप हैं, आपको तो पता ही होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेडिकल स्टूडेंट्स के बाहर हैं, जानकारी के लिए बताइए कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या होता है? काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या कॉलेज मिलते हैं या फिर ये जो बीएचएमएस होते हैं, डेंटल होते हैं, ये सब भी इसी में सिलेक्शन प्रोसेस में आता है क्या? नहीं, देखो BAMS, BHMS और BUMS, ठीक है, हम्म। ये 3 अलग कोर्स हैं। तो इनकी काउंसलिंग दूसरी वेबसाइट करवाती है, वो MCC नहीं करवाती, वो AACCC होती है, वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराती है। और बाकी सारे स्टेट की डिफरेंट वेबसाइट हैं, तो वो स्टेट की काउंसलिंग कराती हैं। और ये जो अभी आपने बात की MCC की, तो MCC सिर्फ काउंसलिंग करवाती है MBBS की, BDS की, ये ऑल ओवर इंडिया होती है। अच्छा, मतलब इस काउंसलिंग में ही जो है रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेज मिलेंगे या फिर खुद से चुनना होता है, इसी में होता है? हाँ, देखो आपको कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट रखना पड़ेगा कि हमें 5वें नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहिए, 6वें नंबर पे कौन सा, क्योंकि जब आप जिस सीरियल में रखेंगे तो जो ऑटोमेटिक डाटा, देखो ऑटोमेटिक डाटा फिल्टर आउट होता है, तो जिस क्रम में आपने कॉलेज रखा होगा तो उसी क्रम में आपको कॉलेज मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने कोई लो रैंकिंग वाला कॉलेज है उसको ऊपर रख दिया और हाई रैंकिंग वाले को नीचे रख दिया, तो मान लो आपकी उतनी रैंक है कि लो रैंकिंग वाला मिल जाए, तो आपको लो रैंकिंग वाला मिल जाएगा, भले ही आपको नीचे वाला जो कॉलेज था जो हाई रैंकिंग का था लेकिन आपने उसे नीचे रख दिया तो वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने उसे नीचे रख दिया और आपने लो रैंकिंग वाला ऊपर रखा। तो जब आपकी जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट होती है उसको फिल्टर आउट होता है, तो जैसे ही वो लो रैंकिंग वाला कॉलेज उसमें आएगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इस वजह से और यानी प्रेफरेंस कि लिस्ट काफी अच्छे से बनानी चाहिए। मतलब ऐसा है क्या, यानी कि अगर मेरे पास हमें जो है नंबर कम आए हैं और प्रायोरिटी में हम हाँ हाई रैंकिंग वाले को रखते हैं तो ऑटोमेटिक फिल होगा, ऐसा हमें मिलेगा नहीं लेकिन? हाँ, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आपने जैसे आपके नंबर कम है लेकिन आपने हाई रैंकिंग वाले को कॉलेज चूज किए हैं, वो हाई रैंकिंग वालों को मिलते हैं, आपकी उतनी रैंक है नहीं तो नहीं मिलेंगे। और लो रैंकिंग वाले के चांस है तो आप नीचे रखेंगे तो ही मिल पाएंगे। अच्छा। अच्छा, खबरें ये आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में जो है मेडिकल कॉलेजेस के सीट बढ़ाए जा रहे हैं। अब आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्य जो है इंटेंशनली जो है जो सीटें बढ़ा रही हैं और दूसरे राज्यों की जो अनदेखी की, दूसरे स्टूडेंट्स जो है उसे मतलब ये हो गया है कि अब सीटें तो बढ़ा दी है, आप जो स्टूडेंट्स कहीं और भी ट्राई हाँ, कर रहे थे किसी और चीज में, अब वो वहां भी सीट ले पा रहे हैं और यहाँ भी सीट वो मतलब फिलअप कर रहे हैं। तो देखो ऐसा है कि सीट तो आपको एक ही मिलेगी, क्योंकि आप एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते। और हम्म। क्या कहते हैं, ये जो सीट बढ़ाई गई है ये मतलब पहले से ही था। जैसे MP की बात करें तो वो जो 3 न्यू मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुए हैं तो वो 2018 से उनकी मतलब स्टार्टिंग का काम चल रहा है, तो वो अब जाके जाके स्टार्ट हुए, और वो भी उनमें सिर्फ 50 MBBS सीट है। वैसे 150 की बात थी पहले, तो 300 की थी, नहीं पहले 150 की ही थी, फिर 100 पे बात आई, लेकिन उनमें क्या कहते हैं फैकल्टी की कमी की वजह से सिर्फ 50 MBBS सीट की परमिशन मिली है NMC से। तो अच्छा, ये तीनों राज्यों में थी क्या? नहीं, ये सिर्फ मैं आपको MP का बता रहा हूँ, और बाकी यूपी का जो है, यूपी का भी पहले से ही चल रहा था। पहले वो 2023 में स्टार्ट होने थे कॉलेज, लेकिन फैकल्टी की कमी की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाए। फिर बाद में अभी 2024 में उनको 2020 के अकॉर्डिंग मान्यता मिली है, क्योंकि 2023 के अकॉर्डिंग अगर मान्यता देते तो उसके लिए फैकल्टी जस्ट डबल चाहिए थी, जितनी अभी फैकल्टी उनमें है उससे जस्ट डबल चाहिए थी, इस वजह से उनको 2020 के अनुसार मान्यता मिली है, 2023 के अनुसार नहीं मिली। तो ये सब कुछ होने के बाद सीट बढ़ाए जाने की कौन सी बात, ये नई बात आ गई? देखो अगर आप इसमें राजनीति के ऐसे हिसाब में से सवाल देखेंगे उठते हैं ना तो कि ऐसे में सवाल उठते हैं ना कि एडमिशन का प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया है, काउंसलिंग का समय आ गया है, उस वक्त सीट बढ़ा। अब देखो ये मतलब इसी साल का नहीं है, वैसे हर साल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब जैसे इसी टाइम पे इंक्रीज हुई हैं उस फैसले के बाद कि रीनीट नहीं होगा, तो इसमें डाउट होने लगता है कि शायद मतलब सरकार की तरफ से कोई नई चाल है जिससे कि बच्चों को लुभाया जा सके कि हमने भले ही रीनीट नहीं करवाया लेकिन सीटें तो बढ़ा दी। ये अच्छा, ये डाउट होता है आखिरी लेकिन। क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन हाँ है आपसे
उत्तर प्रदेश में जो है मेडिकल सीट छोड़ने पर जो जुर्माने लगाए जाते थे, अब वो नियम खत्म हो गया है। यानी कि कोई स्टूडेंट जो है अब मेडिकल की सीट छोड़ता है तो उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगा। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब कोई स्टूडेंट है जो ऐसा नीट का एग्जाम, अब ऐसा कोई नहीं है स्टूडेंट, कि जुर्माना नहीं लगेगा। हम्म, देखो, जी ये फर्स्ट राउंड के लिए फ्री एग्जिट है। हम्म, जैसे कि आप फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलता है, छोड़ते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त नहीं होगी, ना ही कोई जुर्माना लगेगा। और बाकी जो आप बता रहे हैं जुर्माना नहीं लगेगा, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन वो अगर आप सीट छोड़ देंगे, वो स्टे वैकेंसी राउंड जो चौथा राउंड होता है, चौथे राउंड की काउंसलिंग होती है, अगर आप उसमें सीट छोड़ेंगे तो उसमें ये है कि आप अगले साल फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आपने एमबीबीएस कोर्स ले लिया, तो उसमें एक बॉन्ड होता है, ठीक है। उस बॉन्ड का एफिडेविट साइन करवाया जाता है आपके एडमिशन के टाइम। अगर आप 2 साल का उसमें ये बॉन्ड बॉन्ड फिलअप में क्या जो होता है? कंप्लीट है, बॉन्ड में आपको जब एमबीबीएस आपका हो जाएगा तो सर्विस देनी होती है 2 साल की। ज़्यादातर वो गांव वाले एरिया में होती है। ये थोड़ा डिटेल में समझाइए, इस बॉन्ड में होता क्या है ये? बॉन्ड में ये होता है कि मान लीजिए आपने एमबीबीएस डिग्री पूरी कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद आपकी 2 साल के लिए सर्विस लगती है, क्या कहते हैं, गांव एरिया में, रूरल एरियाज में। तो आपको वहाँ पे जाके सर्विस देनी होती है, मेडिकल सर्विस, या फिर आपको किसी मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ाना होगा। तो अगर आप वो सर्विस नहीं देते हैं तो आपको 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ता है। ये अभी भी लागू है। अच्छा, तो ये जो जुर्माना जो खत्म किया गया है, ये कौन सा जुर्माना है? मेरे हिसाब से मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। ये सिर्फ उसी, ये वैसे है नहीं, वैसे ये सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए बात होगा कि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है। वो सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड होता है। 30,000 होती है गवर्नमेंट की और 2 लाख होती है क्या कहते हैं, वो प्राइवेट की। अच्छा, नहीं, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा था ना, क्योंकि अब सीट आप छोड़ रहे हैं, लेकिन और भी तो बच्चे होंगे जिसके वजह से आपने सीट को तो ले लिया, जो बच्चे कहीं और ट्राई कर रहे हाँ, होंगे उनका तो हो नहीं पाया और आप सीट छोड़ रहे हो, तो इसके साथ वो जो उन बच्चों के साथ तो नाइंसाफी है ना ये। लेकिन ऐसा है ना कि अब किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बस ये है कि इसमें उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी जो उन्होंने सिक्योरिटी मनी जमा की होगी। और इसी के साथ और ये साथ सब, अगर आप जैसे थर्ड राउंड में सीट मतलब छोड़ते हैं, तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, तो वहाँ पे आपने जितनी भी फीस जमा की है, ठीक है, एजुकेशन फी होती है जो कॉलेज की फीस होती है, जैसे 27,000 36,000 ऐसे रहती है, तो वो भी फीस जब्त हो जाएगी आपकी। और अगर प्राइवेट में ऐसा करते हैं तो प्राइवेट में आपकी, प्राइवेट की क्योंकि फीस ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी तो लाखों में फीस होती है, तो उसमें आपकी 50% फीस जब्त हो जाएगी। ये फंडा जरूर है। बाकी मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जैसे काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, तो आपको भी पता है कि मेरा मेरा भी चैनल है ओम प्रकाश एमबीबीएस के नाम से। उसमें मैं काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट भी शेयर करता हूँ, और जो भी जानकारी किसी स्टूडेंट को चाहिए होती है या पेरेंट्स को, वो भी शेयर करता हूँ। जी, ओम क्योंकि प्रकाश जी आप, जी बताइए बताइए। हाँ, मैं इसलिए ये करता हूँ क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि मतलब जानकारी के लिए बच्चों की काउंसलिंग से, क्योंकि बाकी बहुत सारे बच्चों को सच में जानकारी नहीं हो पाती है, तो वो एक अच्छी रैंक पाते हुए भी कई बार कॉलेज से वंचित हो जाते हैं, उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाता है क्योंकि उन्हें जानकारी की कमी थी इस वजह से। ठीक, ओम प्रकाश जी, ओटीएस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस प्रक्रिया में हमने, आज के इस वार्तालाप में हमने समझा कि काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको किन किन बातों को देखना है जिससे आपके एडमिशन के समय में आसानी हो, एडमिशन लेने में, काउंसलिंग में। इसी तरह के कंटेंट्स को, इसी तरह के चर्चा को देखने के लिए जुड़ रहिए ओटीएस से। और इस चर्चा के बारे में आप क्या सोचते हैं, काउंसलिंग से, काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़ी आपको कौन सी समस्याएं आ रही हैं, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओटीएस कोशिश करेगा कि इसका जवाब आपको दिया जाए। धन्यवाद। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जी, कि जैसे जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, तो आप उनको ये बात कह सकते हैं कि अगर काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ जानना है या कोई अपडेट चाहिए या कट ऑफ रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं कि इस स्टेट में कितने मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा, कितनी रैंक पे मिलेगा, तो ये आपसे जो भी लोग जुड़े हैं तो वो मेरे चैनल पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं क्योंकि सभी का रिप्लाई भी देता हूँ। और आपको चैनल का मेरा नाम पता ही है, ओम प्रकाश एमबीबीएस। जी जी ओम प्रकाश जी, धन्यवाद।